हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कि ये क्या होते हैं, इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है और कौन कौन से ड्रग होते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे फार्मा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार पूछा गया है, जिसमें कि इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन कौन से ड्रग है, ड्रग के नेम लिखिए, या फिर इसके जो ड्रग है उनका क्लासिफिकेशन, ये सभी जो है पूछा गया है। ठीक है, तो हम चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये जो वर्ड है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ये वर्ड से हम क्या समझते हैं, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि एक डिसीज़ होती है ट्यूबरकुलोसिस, उसके प्रिवेंशन में यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके प्रिवेंशन या उसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस इट इज़ अ क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिसीज़, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है ये एक क्रोनिक डिसीज़ है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से कॉज होती है। ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में स्प्रेड होती जाती है और हमारी बोन्स तथा हमारे लिम्स और हमारे अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, और ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। अब हम पढ़ेंगे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है क्या। दीज ड्रग आर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट विच आर मेनली अगेंस्ट ट्यूबरकल बेसिलाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच कॉज ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट होते हैं, जो कि जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसके अगेंस्ट वर्क करता है और ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में हेल्प देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन की एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो उन्हें किस किस इसमें क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट देखेंगे हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स की। फर्स्ट लाइन ड्रग कौन कौन से है। दीज ड्रग हैव हाई ट्यूबरकुलर efficacy as well as low toxicity and used routinely। मतलब ये जो ड्रग है इनकी जो एफिशिए मतलब इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ज़्यादा होती है, और इन्हें जो है जिनकी जो टॉक्सिसिटी है वो लो होती है। ठीक है, और इन्हें रूटीनली यूज़ में लिया जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन से आते हैं। आइसोनियाजाइड आता है, रिफाम्पिन आता है, पायराजिनामाइड आता है, देन इथाम्ब्यूटॉल, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 5 ड्रग आते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग में। ठीक है, अब सेकंड लाइन ड्रग देखेंगे। दीज ड्रग हैव आइदर लो एंटी ट्यूबरकुलर efficacy और हायर टॉक्सिसिटी और बोथ एंड यूज्ड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। मतलब जो सेकेंड लाइन ड्रग होते हैं वो मतलब इनके अंदर जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो कम होती है और टॉक्सिसिटी जो है इनकी ज़्यादा होती है। मतलब फर्स्ट लाइन वाले ड्रग्स में क्या था कि जो इफ़ेक्टिवनेस थी वो ज़्यादा थी और टॉक्सिसिटी कम थी, और इनमें क्या हुआ कि जो टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा है और इनकी इफ़ेक्टिवनेस कम है। इसीलिए जो सेकेंड लाइन ड्रग होते हैं इन्हें कम मतलब इनका जो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस होते हैं, यानी कि रेयर चांसेस में ही इन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ और ड्रग्स हैं उनके नेम। कुछ और ड्रग जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सिन। ऑफ्लॉक्सिन जो है हमें अधिकतर हॉस्पिटल्स में देखने के लिए मिल जाता है अभी के टाइम पे। फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड रिफाब्यूटिन। ठीक है, अब हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन के थ्रू कौन कौन सी क्लासिफिकेशन इसमें आता है। फर्स्ट बैक्टीरियोसिडल, देन सेकंड आता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसिडल यानी कि जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। ठीक है, इस बैक्टीरियोसिडल में क्या आता है, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायराजिनामाइड और आइसोनियाजाइड। और बैक्टीरियोस्टैटिक में इथाम्ब्यूटॉल आता है, पैरा अमीनो ओ सैलिसिलिक
एसिड आता है और इथेनोमाइड आता है, ठीक है, इथेनोमाइड, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका फर्स्ट ड्रग देखेंगे जो है आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड इज द प्राइमरी एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टीबी, यानी कि आइसोनियाजाइड एक प्राइमरी ड्रग है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इट इज़ लेस इफेक्टिव अगेंस्ट अटाइपिकल माइकोबैक्टीरियल सेप्सिस, यानी कि ये जो है कम इफेक्टिव होता है अटाइपिकल माइकोबैक्टीरियल सेप्सिस के आगे, ठीक है। दिस ड्रग हैज़ अर्ली बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, यानी कि ये एक चीपेस्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर माना जाता है, यानी कि इसकी जो प्राइस है वो कम होती है और ये एक जगहों पे मिल भी जाता है आसानी से, ठीक है। आइसोनियाजाइड पेनिट्रेट्स इनटू माइक्रोफेजेस एंड इज एक्टिव अगेंस्ट बोथ एक्स्ट्रासेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो आइसोनियाजाइड है वो आइसोनियाजाइड है वो मैक्रोफेजेस के अंदर जाता है, पेनिट्रेट यानी कि उसके अंदर घुसता है और एक्टिवली मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल्स के अंदर और बाहर जो भी माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं उनको किल करता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं हम। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजाइड इज इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। जो आइसोनियाजाइड होता है वो माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को कम करता है। अब ये माइकोलिक एसिड क्या होता है? माइकोलिक एसिड जो है एक जो माइकोबैक्टीरियम होता है उसकी सेल वॉल का एक कंपोनेंट होता है और जो आइसोनियाजाइड है इसके ए सिंथेसिस को ही रोक देता है, जिससे कि बैक्टीरिया के ग्रोथ में कमी आ जाती है या बैक्टीरिया किल हो जाता है। माइकोलिक एसिड कंपोनेंट्स ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल, यानी कि ये जो सेल माइकोलिक एसिड जो है ये माइकोबैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल वॉल का एक कंपोनेंट होता है जिसको आइसोनियाजाइड किल कर देता है, ठीक है। आइसोनियाजाइड इज द माइकोबैक्टीरिया where it is converted to an active मेटाबोलाइट। मतलब जो आइसोनियाजाइड है ये वहाँ इंटर करता है जहाँ की माइकोबैक्टीरिया एक एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने वाला रहता है। दिस मेटाबोलाइट्स बाइंड द एंजाइम नेसेसरी फॉर माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। These metabolites bind the enzyme necessary for mycolic acid synthesis, यानी कि ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये बाइंड कर लेते हैं जिससे कि क्या होता है उसका जो सिंथेसिस होता है वो रुक जाता है। थस द सिंथेसिस ऑफ mycolic acid इज इनहिबिटेड, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे इसका काइनेटिक्स में फर्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड IM इज वेल एब्जॉर्ब्ड, यानी कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसे ओरली दिया जाता है और IM भी दिया जाता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, मतलब ये हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंक्लूडेड यानी कि जो CSF होता है उसमें भी जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद मेटाबोलाइज, ये कहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म होता है? इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लीवर इन लार्ज अमाउंट, मतलब लार्ज अमाउंट में ये लिवर में मेटाबोलाइज होता है। उसके बाद इसका एक्सक्रेशन, ये बॉडी से बाहर कहाँ से निकलता है? एक्सक्रेटेड इन यूरिन, मतलब यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है। अब इसका थेरेप्यूटिक यूज़ क्या क्या है? आइसोनियाजाइड इज़ यूज्ड with the other medicine to treat active tuberculosis and latent tuberculosis infection। जो आइसोनियाजाइड है उसको अदर मेडिसिन के साथ कंबाइन करके जो है ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, जो कि लेटेंट फेज वाले माइकोबैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है और एक्टिव वाले के लिए भी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके
इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या है? हेपेटोटॉक्सिसिटी, यानी कि हमारा जो लिवर है उसके अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है। आइसोनियाज़ाइड कैन कॉज हेपेटोसेल्युलर इंजरी एंड मल्टीलोब्यूलर नेक्रोसिस। ये हमारे लिवर को डैमेज कर सकता है क्योंकि इसका जो लार्ज अमाउंट में मेटाबॉलिज्म है वो लिवर में ही होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस भी कॉज कर सकता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन इन लीवर। उसके बाद आता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी, डैमेज और डिसफंक्शन द पेरीफेरल नर्व्स, ये जो है डैमेज कर सकता है। उसके बाद CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी, सीजर्स हो सकते हैं, साइकोसिस हो सकता है। उसके बाद आता है माइनर इफेक्ट्स लाइक एनोरेक्सिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद आता है हीमोलाइसिस इन पेशेंट विथ G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है, एंड हाइपर सेंसिटिविटी। उसके बाद अगला देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रीवियस आइसोनियाजाइड हेपेटिक इंजरी और रिएक्शन, एक्यूट लीवर डिसीज, हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर पेशेंट को कोई लीवर डिसीज़ है तो उसे आइसोनियाजाइड नहीं दे सकते। हेपेटिक इंजरी है या फिर कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी है आइसोनियाजाइड से, तो हम उसे आइसोनियाजाइड जो है उसके ड्रग में हम नहीं दे सकते। अब उसके बाद आगे देखते हैं ड्रग इंट्रैक्शन, यानी कि किस किस ड्रग के साथ मिला के आइसोनियाजाइड को TB के पेशेंट को दिया जाता है। सबसे फर्स्ट देखते हैं आइसोनियाजाइड प्लस थियोफाइलिन। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन में क्यों दिया जाता है? इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन, थियोफाइलिन के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए आइसोनियाजाइड को थियोफाइलिन के साथ दिया जाता है। देन सेकंड है आइसोनियाजाइड प्लस एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन के साथ जो दिया जाता है उसका कारण ये है कि ये जो डिक्रीज होगा, जो लीवर डैमेज है उसके रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आइसोनियाजाइड प्लस एंटीकोगुलेंट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लड थिनर्स लाइक वारफेरिन। मतलब आइसोनियाजाइड जो है वो एंटीकोगुलेंट्स के साथ भी दिया जाता है, इससे इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। एंटीकोगुलेंट में ये वारफेरिन के साथ दिया जाता है। उसके बाद आइसोनियाजाइड प्लस विटामिन डी रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ विटामिन डी, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 7 नंबर में पूछा गया था टोटल क्वेश्चन, तो आप सभी लोग इसे अच्छे से देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाए, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट है इसमें असेसमेंट की, क्या क्या असेसमेंट करना है। साइन ऑफ एनीमिया, फटीग, लिवर फंक्शन टेस्ट, रेनल फंक्शन टेस्ट। ये जो पेशेंट है उसे आइसोनियाजाइड देने से पहले ये जो है अगर उसके एनीमिया है तो वो चेक करना होता है, और जो LFT होता है, LFT टेस्ट होता है, वो कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसका लिवर डैमेज होगा तो हम उसे आइसोनियाजाइड नहीं दे सकते, क्योंकि आइसोनियाजाइड का जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर में ही होता है, और अगर लिवर कमज़ोर रहा तो ये आगे चल के टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है लिवर में, ठीक है। उसके बाद एलर्जी टू एनी ऑफ द ड्रग इन द रेजिमेन। मतलब जो इसके सिमिलर ड्रग्स है अगर उनसे कोई भी एलर्जी है पेशेंट को तो भी हम जो पेशेंट है उससे ये ड्रग नहीं दे सकते, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, पेशेंट को एजुकेशन और उन्हें उसे काउंसलिंग भी प्रोवाइड करनी होती है। नर्सेज एजुकेट द पेशेंट अबाउट TB इट इज़ and its transmission and importance of completing the full course of anti-tubercular medicines। यानी कि जो नर्सेस है उन्हें जो पेशेंट होते हैं उन्हें ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज़ होती है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस होता कैसे है, इसका ट्रांसमिशन किसी बीमार व्यक्ति से दूसरे अच्छे व्यक्ति में कैसे होता है, ये कम्युनिटी में कैसे फैलता है, इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, और इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। और जो इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसका जो फुल कोर्स होता है वो कैसे कंप्लीट होता है और कैसे कैसे इससे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें नर्सेस को पेशेंट को समझाना चाहिए, उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। नर्सेस शुड प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू
instruction on how to take the medication including doses, timing and potential side effect। जो नर्सेस है उन्हें पेशेंट को ये चीज़ अच्छे से समझाना चाहिए कि उन्हें जो डोजेस है वो प्रॉपरली टाइम से लेने चाहिए, और अगर उन्हें अगर उनके कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उसके बारे में नर्सेस को उन्हें एजुकेट करना है कि अगर आप ये मेडिसिन खाओगे तो आपको ये जो है साइड इफ़ेक्ट शो होंगे, तो आपको प्रॉपर जो है हेल्थ केयर टीम उसे इन्फॉर्म करना है और अपना जो ड्रग है उसे बदलना है, या फिर जो उसके जो रिएक्शन है उसको कम कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो है नर्सेस को पेशेंट को बता देनी चाहिए, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल, दे एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट measures prevent the spread to TB such as proper cough etiquette and वेंटिलेशन। जो नर्सेस होती है उन्हें पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए कि अगर आपको टीबी जैसे डिसीज़ है तो आपको आपकी फैमिली को कैसे उससे दूर रखना है, कैसे प्रिकॉशंस लेना है, और कैसे कैसे आपकी फैमिली उस डिसीज़ से बच सकती है, कि कैसे वेंटिलेशन कफ का ये सारी चीज़ें जो है नर्सेस को पेशेंट को बतानी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसका आगे। ये है साइको सोशल सपोर्ट, कि नर्सेस को जो है पेशेंट को साइको सोशल सपोर्ट देना चाहिए। नर्सेस प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड एड्रेस एनी कंसर्न क्वेश्चंस पेशेंट में हैव अबाउट देयर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट को अपने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से कोई भी क्वेश्चन है तो नर्सेस को उनसे पूछना चाहिए और उनके ट्रीटमेंट में उनकी हेल्प करनी चाहिए। उन्हें सोशल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए कि आप ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसी डिजीज़ होती रहती है, आप ठीक हो जाएंगे, आप अपना मनोबल नहीं तोड़िए। ये सारी चीज़ें जो है एक नर्स को पेशेंट को एजुकेट करनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड देखेंगे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट आता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, यानी कि डॉट्स थेरेपी भी कहा जाता है। नर्सेस में इन्वॉल्व्ड इन डॉट where they directly observe patient taking their medications to ensure कॉम्प्लियंस, यानी कि जो नर्सेस है वो पेशेंट को डायरेक्टली डॉट्स थेरेपी भी दे सकती है, यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन थेरेपी। इसके अंदर जो नर्सेस है वो पेशेंट को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखकर उन्हें केयर प्रोवाइड करती है और उनका प्रॉपरली मेडिकेशन देती है, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है medication monitoring. They monitor patient for side effect and adverse reaction to anti-tubercular drugs such as liver damage। जो अगर नर्स है अगर उसने पेशेंट को जो है ड्रग दिया है, ड्रग एडमिनिस्टर किया है, तो उसे उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इस ड्रग के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट है जो पेशेंट को शो हो सकते हैं, तो उसे उन चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए, पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए, और लिवर डैमेज के लिए LFT करवाते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेडिकेशन इंटरेक्शन। नर्सेस आर अवेयर ऑफ पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन एंड अलर्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ नेसेसरी। जो नर्सेस है वो उन्हें ड्रग इंटरेक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा ड्रग हम किस ड्रग के साथ कंबाइन करके पेशेंट को दे सकते हैं ताकि उसकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े, तो इस चीज़ का ध्यान नर्सेस को स्पेशली रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेबोरेटरी मॉनिटरिंग। They ensure that necessary laboratory tests such as a liver function test are performed as prescribed। मतलब जो भी लेबोरेटरी टेस्ट है जैसे CBC हो गया, LFT हो गया, ये सारे जो टेस्ट्स है ये अपने रूटीन के हिसाब से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ रही है नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है एक नर्सिंग ऑफिसर को अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम एडमिनिस्टर आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन 1 आवर बिफोर फूड। मतलब इनको कब कब एडमिनिस्टर करना चाहिए। जो आइसोनियाजाइड है और रिफाम्पिसिन है उसे खाने के 1 घंटे पहले दिया जाता है और अदर एजेंट को खाने के 2 घंटे बाद दिया जाता है। एंटीमेटिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड इफ वॉमिटिंग, अगर उसे वॉमिटिंग जैसे कुछ हो रहा है तो उसे एंटीमेटिक दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है लास्ट पॉइंट यानी कि फॉलोअप। इसमें आइसोनियाजाइड नर्सेज मॉनिटर
फॉर लिवर टॉक्सिसिटी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इन जो नर्सेज है उन्हें लिवर टॉक्सिसिटी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी को मॉनिटर करना चाहिए। उसके बाद रिफाम्पिसिन में क्या करना चाहिए, दे स्क्रीन फॉर ड्रग इंटरेक्शन एंड मॉनिटर अरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है। अब उसके बाद आता है फोर्थ ड्रग पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड दे मॉनिटर यूरिक एसिड लेवल एंड लिवर फंक्शन, यानी कि जो पायराजिनामाइड देते हैं तो यूरिक एसिड का लेवल देखना चाहिए और लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद इथाम्बुटोल दे मॉनिटर फॉर विजुअल चेंजेस एंड रेड ग्रीन कलर परसेप्शन। अगर किसी पेशेंट को जो है इथाम्बुटोल दिया जा रहा है तो उसमें ये मॉनिटर करना चाहिए कि पेशेंट का जो विजुअल एक्टिविटी है वो ठीक है या नहीं, ब्लू या ग्रीन डिस्कलरेशन का परसेप्शन तो उसे नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जो है एक नर्सेस को ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन कौन से मेन 4 एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए मैं तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको नोट्स इसके PDF फॉर्म में चाहिए हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।